नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार के भूगोल की जो सीरीज चल रही है उसी के तहत आज तीसरे क्लास में हम लोग बिहार की जलवायु से संबंधित 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे और फिर व्याख्या के माध्यम से इस टॉपिक के पूरे से कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझने का भी प्रयास करेंगे। और दोस्तों, जहां भी ज़रूरत होगी हम लोग मैप का इस्तेमाल करेंगे और मैप के माध्यम से अपने कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि इस चैनल पे बिहार के भूगोल से संबंधित ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आज का वीडियो देखने से पहले दोस्तों ये दोनों वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको बिहार की जो पूरी जो भौगोलिक संरचना है या फिर इसके प्रमंडल, जिला कौन कहाँ पे हैं, वो आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। तभी आज की वीडियो आप अच्छे तरह से समझ सकते हैं। तो आप आज के प्रश्न सीरीज की हम लोग शुरुआत करते हैं दोस्तों। अब लेते हैं पहला प्रश्न, बिहार की जलवायु निम्न में से किस प्रकार की है? ऑप्शन है आपके सामने, विषुवत रेखीय, शीतोष्ण, मरुस्थलीय, मानसूनी, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, बिहार की जलवायु निम्न में से मानसूनी प्रकार की है। नेक्स्ट, अब हम लोग आगे व्याख्या के माध्यम से समझते हैं बिहार जलवायु किसे कहते हैं और फिर बिहार की जलवायु किस प्रकार की है। दोस्तों, मेरा जो वीडियो होता है इसकी व्याख्या आप लोग इत्मीनान से सुनिएगा। अगर आप लोग व्याख्या अच्छी तरह सुन लिए तो आपका इस टॉपिक पे पकड़ मजबूत हो जाएगा और फिर उसी व्याख्या के माध्यम से मैं आगे के प्रश्न को सजाता हूँ, तो आपका टेस्ट भी हो जाएगा और आप इस व्याख्या को अगर चाहें तो नोट्स की तरह अपने डायरी में नोट कर सकते हैं, या फिर 2 से 3 बार इस वीडियो को सुनिएगा तो आपको पूरा कंसेप्ट अच्छी तरह याद हो जाएगा। जलवायु किसी इलाके का किसी एक तरह का औसत मौसम अगर लंबे समय से बना रहता है तो उसे ही उस इलाके की जलवायु कहा जाता है। अब बिहार के लिए भी यही कंसेप्ट लागू होता है, भारत के लिए भी यही कंसेप्ट लागू होता है। ठीक है, अब बिहार की बात करते हैं। तो बिहार में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, लेकिन अपने अक्षांशीय विस्तार के आधार पर इसे उपोष्ण जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत, यह जो बिहार का जो क्षेत्र है यह अक्षांशीय विस्तार को अगर अक्षांश को देखिएगा तो यह उपोष्ण जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यहाँ की जलवायु में महाद्वीपीय लक्षण भी पाए जाते हैं। इस महाद्वीप में जो जो घटनाएं होती है उसका भी प्रभाव बिहार पे पड़ता है, जिसके कारण बिहार के पूर्वी भाग, आपको पता है कि बिहार के पूरब में बंगाल की खाड़ी स्थित है, तो उसका भी प्रभाव बिहार पे पड़ता है। और पूर्वी भाग का जो मौसम होता है वो आर्द्र जलवायु, वहाँ की आर्द्र जलवायु पाई जाती है। और बिहार के पश्चिम में आपको पता है कि पश्चिम में राजस्थान है और वहाँ पे थार मरुस्थल है, तो उसका भी प्रभाव बिहार पर देखा जाता है। और पश्चिम भाग में अर्ध शुष्क जलवायु मिलती है। इन सबको मिला के अगर देखा जाए तो बिहार की जलवायु को संशोधित महाद्वीपीय जलवायु के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग ग्लोब में देखते होंगे दोस्तों, एक बार हम लोग ग्लोब के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। एक सेकेंड, हाँ, ये ग्लोब है दोस्तों। आप लोग ग्लोब को अच्छी तरह पढ़े होंगे तो ये जो बीच की रेखा होती है ना, इसे विषुवत रेखा होती है। ग्लोब को जो बीचों बीच काटती है वो विषुवत रेखा होती है। और ग्लोब के ऊपर 23.5 डिग्री को जो रेखा होती है उसे कर्क रेखा, और दक्षिण की जो 23.5 डिग्री की रेखा होती है इसे मकर रेखा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच के जो भाग होते हैं वह उष्णकटिबंधीय कहलाता है। और फिर यहाँ पे 45 डिग्री पर एक रेखा होती है दोनों तरफ, उत्तर और दक्षिण। 23 से 45 डिग्री के बीच की जो क्षेत्र होता है उसे उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद फिर शीत होता है। यहाँ उत्तर में भी ये 23.5 से 45 डिग्री और दक्षिण में भी 23.5 से 45 डिग्री के बीच के क्षेत्र को उपोष्ण कटिबंध कहा जाता है, उस उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। और जैसे आपको पता होगा दोस्तों, भारत के भूगोल पढ़े होंगे, तो भारत की जो स्थिति है वो यहाँ है, आधा क्षेत्र उसका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में और आधा क्षेत्र उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। और बिहार की जो स्थिति है वो यहाँ पे है, वो पूरी तरह उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। इसलिए हम लोग इसे उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का असर बिहार में पड़ता है और हम इसे उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के नाम से भी जानते हैं बिहार को। अक्षांशीय विस्तार के अनुसार अगर देखा जाए तो यहीं पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझाई गई। आगे हम लोग प्रश्न के माध्यम से पूरे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, आप लोग घबराइएगा मत। दूसरा प्रश्न लेते हैं, बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है?
ऑप्शन है आपके सामने मानसूनी, ऑप्शन बी उपोष्ण जलवायु, ऑप्शन सी आर्द्र जलवायु, ऑप्शन डी अर्ध शुष्क जलवायु, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों बिहार की जलवायु मानसूनी है और अपने अक्षांशीय विस्तार के कारण यह उपोष्ण जलवायु के अंतर्गत आती है। पूर्वी भाग में यह आर्द्र जलवायु है और बिहार का पश्चिमी भाग अर्ध शुष्क जलवायु है। तो इसलिए इसके अनुसार ऑप्शन ई सही है, उपरोक्त में से एक से अधिक। सभी प्रश्नों के सभी ऑप्शन सही है। मानसूनी भी जलवायु है बिहार की, उपोष्ण जलवायु, आर्द्र जलवायु और अर्ध शुष्क जलवायु है, सभी जलवायु बिहार में पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। बिहार के पूर्वी भाग में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो अभी व्याख्या में हम लोगों ने देखा दोस्तों, ऑप्शन है आपके सामने अर्ध शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु, आर्द्र जलवायु, आर्द्र शुष्क जलवायु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बिहार के पूर्वी भाग में आर्द्र जलवायु पाई जाती है, बंगाल की खाड़ी के निकटता होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के पश्चिमी भाग में कौन सी जलवायु पाई जाती है? ऑप्शन है आपके सामने अर्ध शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु, आर्द्र जलवायु, आर्द्र शुष्क जलवायु। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, आर्द्र शुष्क जलवायु बिहार के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। ठीक है, बिहार की जलवायु पर सामान्य रूप से निम्न में से किन कारकों का प्रभाव पड़ता है? अब आपको हमने देखा कि इसे उपमहाद्वीपीय जलवायु के सारे कारक इसको प्रभावित करते हैं। तो यही क्वेश्चन है, बिहार की जलवायु पर सामान्य रूप से निम्न में से किन कारकों का प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है आपके सामने हिमालय की अवस्थिति, अक्षांशीय विस्तार, बंगाल की खाड़ी से इसकी निकटता, दक्षिण पश्चिमी मानसून की क्रियाशीलता, और ये ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आप गौर फरमाइएगा ना, तो ये सारे कारक बिहार की जलवायु को प्रभावित करते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। अब हम लोग व्याख्या के माध्यम से भी देख लेते हैं। बिहार की जलवायु पर सामान्य रूप से उन सभी कारकों का प्रभाव पड़ता है जो भारत की जलवायु को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले सारे कारक बिहार की जलवायु को भी प्रभावित करते हैं, वह चाहे उत्तर में हिमालय की अवस्थिति हो या फिर अक्षांशीय विस्तार हो। बिहार कर्क रेखा से एकदम कर्क रेखा के नजदीक ही है, वो चाहे बंगाल की खाड़ी के निकटता होने के कारण ही बिहार का जो पूर्वी भाग है वो आर्द्र जलवायु पाई जाती है, चाहे ग्रीष्मकालीन तूफान तथा दक्षिण पश्चिमी मानसून की क्रियाशीलता, यह सभी कारक बिहार की जलवायु को प्रभावित करते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार संपूर्ण बिहार किस वर्ग के अंतर्गत आता है? बिहार के जलवायु के संबंध में कुछ भूगोल वेत्ताओं ने अपने अपने मत दिए हैं और उसे कुछ कैटेगरी, कुछ वर्गों में बांटा है। अब जब हम लोग भारत का विश्व का ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, ज्योग्राफी सब्जेक्ट, उसमें इसको विस्तार से पढ़ेंगे, ये क्या होता है CWG, AW, CAW। लेकिन आज हम लोग बिहार के प्रोस्पेक्टस से देखते हैं तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार संपूर्ण बिहार किस वर्ग के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है ए है CWG, AW, A और B, CAW, और ये BPSC परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है A और B दोनों। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार संपूर्ण बिहार को उसने दो पार्ट में बांटा है, उत्तरी और दक्षिणी। ठीक है, और हम लोग इसलिए उत्तरी में उसने CWG जलवायु क्षेत्र कहा है और दक्षिणी बिहार को AW जलवायु क्षेत्र में कहा है। यहाँ पे हम लोग बिहार के जलवायु के विभाजन क्षेत्र के बारे में कुछ भूगोल वेत्ता है, उनके क्या मत है उनको देख लेते हैं। कोपेन ने बिहार को दो क्षेत्रों में कहा है, एक उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। दक्षिणी बिहार की जलवायु को इसने CWG क्षेत्र कहा है, जलवायु क्षेत्र, और उत्तरी बिहार को और दक्षिणी बिहार को AW जलवायु क्षेत्र। आप एक से दो बार इसको अच्छे से एनालाइज करिएगा ना, मन में आपको याद हो जाएगा। फिर एक है त्रिवार्थ महोदय, इन्होंने भी उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में बिहार के जलवायु क्षेत्र को विभाजित किया है और उत्तरी बिहार को इनके अनुसार CAW जलवायु क्षेत्र और दक्षिणी बिहार को AW जलवायु क्षेत्र। दक्षिणी बिहार में कोपेन और त्रिवार्थ दोनों ने ही AW जलवायु क्षेत्र कहा है, और एक जो है ये इनका मत थोड़ा अलग है, थानथ्वेट महोदय ने बिहार का अधिकांश भाग, लगभग सभी बिहार को, संपूर्ण बिहार को
CAW जलवायु क्षेत्र में वर्गीकृत किया है। और उत्तर का जो संकीर्ण क्षेत्र है ना, जहाँ पे हम लोग शिवालिक की पहाड़ियाँ देखे थे, जो कि पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में पड़ता है, उसी उत्तरी संकीर्ण क्षेत्र को इन्होंने एक अलग कैटेगरी दी है, CBW जलवायु क्षेत्र। बाकी ये संपूर्ण बिहार को CAW जलवायु क्षेत्र में रखते हैं। ठीक है, तो इसको आप 1 से 2 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। आगे मैं प्रश्न के माध्यम से भी कोशिश करूंगा आपको याद करवा दूं। 7वां प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर बिहार का उत्तरी भाग किस वर्ग के अंतर्गत आता है? CAW, AW, CWG तथा AW और डी ऑप्शन है CWG। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, अभी हम लोगों ने चार्ट में देखा कि कोपेन ने उत्तरी बिहार को CWG जलवायु क्षेत्र में वर्गीकृत किया है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। कोपेन, उत्तरी बिहार, CWG याद करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर बिहार का दक्षिणी भाग किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो AW के अंतर्गत आता है। हम लोग चार्ट में अभी देखे भी थे AW के। कोपेन का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिवार्था के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार का भाग किस वर्ग में आता है? ऑप्शन है CAW, AW, CWG तथा AW और डी ऑप्शन है CWG। तो इनके अनुसार उत्तरी बिहार का जो है वो CAW क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और यहां पे हम लोग इसको देख भी रहे हैं चार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, थानथ्वेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का उत्तरी संकीर्ण क्षेत्र किस वर्ग में आता है? CAW, CBW, CWG, ये 2 बार रिपीट हो गया, CWG एक ही जगह होगा, AW मान लीजिए इसे, और डी ऑप्शन है CWG। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों CBW। इनके अनुसार जो उत्तरी का संकीर्ण क्षेत्र है, ये जो हमने कहा जो पश्चिमी चंपारण का जो संकीर्ण क्षेत्र है वह CBW जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और बाकी सभी CAW जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। बिहार में मुख्य रूप से कितने प्रकार के जल ऋतुएं पाई जाती है? बिहार में मुख्य रूप से कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ऑप्शन है आपके सामने 2, 3, 4, 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 3 प्रकार के। बिहार में मुख्य रूप से 3 प्रकार की जलवायु ऋतुएं पाई जाती है। यहाँ जलवायु नहीं, ऋतुएं हैं, सही है। और कौन सी ऋतुएं पाई जाती है? तो ग्रीष्म ऋतु जो मार्च से जून महीने तक रहता है, जून के मध्य महीने तक रहता है। दूसरा है वर्षा ऋतु जो मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक का होता है। और तीसरा है शीत ऋतु जो अभी चल रहा है, नवंबर से फरवरी महीने तक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित है? तो अभी हम लोगों ने देखा 3 प्रकार के मौसम प्रचलित है, और वे कौन कौन से हैं ऋतुएं? ऑप्शन ए है शीत, ग्रीष्म और वर्षा, और यही सही भी है। शीत, ग्रीष्म और वर्षा, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु, ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति रहती है? ऑप्शन है आपके सामने दक्षिणायन, उत्तरायण, मध्य भाग में, इनमें से कोई नहीं। तो गर्मी के दिनों में जो सूर्य की स्थिति है वह उत्तरायण रहती है। बी उत्तर इसका सही है। अब हम लोग व्याख्या के माध्यम से ग्रीष्म ऋतु के बारे में चर्चा करेंगे, और फिर आगे उत्तरायण के बारे में भी देखेंगे। पहले ग्रीष्म ऋतु। बिहार में ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक रहता है? तो मार्च से मध्य जून के महीने तक। सूर्य के उत्तरायण होने के कारण, सूर्य जब उत्तरायण होता है तो इस समय तापमान में बढ़ोतरी होती जाती है। जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होते जाते हैं तापमान में बढ़ोतरी होना स्टार्ट हो जाती है, तथा अप्रैल माह में आर्द्रता न्यूनतम होती है। तापमान बढ़ता है, और अप्रैल माह में जो मार्च से लेके मध्य जून तक का जो ग्रीष्म ऋतु होता है उसमें अप्रैल में बिहार की आर्द्रता जो है वह न्यूनतम हो जाती है। बिहार में मई का महीना जो है वह सर्वाधिक गर्म होता है। मई का औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहता है। बिहार का सबसे गर्म स्थान गया जिले में है। ग्रीष्म ऋतु में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले
उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के कारण बिहार के पूर्वी हिस्सों में बारिश होती है। इस वर्षा को नॉर्वेस्टर, कहीं काली वैशाखी, कहीं आम्र वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के मैदानी भागों में, कहाँ, बिहार के मैदानी भागों में 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो धूल भरी आंधियां चलती है उसे क्या कहते हैं? लू कहते हैं। ठीक है। तो जैसे ही सूर्य उत्तरायण होने लगते हैं, बिहार के तापमान, खासकर कर्क रेखा की जो तापमान है, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित सभी, खासकर कर्क रेखा में, वहाँ पे तापमान में वृद्धि होने लगती है और बिहार में भी यही होता है। और अप्रैल माह में यहाँ की आर्द्रता क्या हो जाती है? सबसे न्यूनतम हो जाती है। और मई महीना बिहार का सबसे गर्म वाला महीना होता है, जिसका औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहता है। और सबसे गर्म स्थल कौन सा है बिहार में? गया। और उसी समय बंगाल की खाड़ी में जब चक्रवात उत्पन्न होते हैं तो यहाँ पूर्वी क्षेत्र में ना भारी बारिश होती है, और जिसे नॉर्वेस्टर, काली वैशाखी या आम्र वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। और यह आम्र वर्षा इसलिए क्योंकि उस समय आम के फल लगे होते हैं, उनके लिए यह काफी लाभकारी होता है। गर्मी के ऋतु में यहाँ जो मैदानी भागों में जो 8 से 16 किलोमीटर की प्रति घंटा की जो धूल भरी आंधियां चलती है उसे हम लोग लू, आम बोलचाल की भाषा में भी लू ही कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही सूर्य उत्तर की तरह उत्तरायण होता है, फिर दक्षिणायन होता है। यहाँ पे हम लोग ग्लोब के माध्यम से देखा भी था कि शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध कैसा है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं तापमान, मार्च से जून के मध्य तक का जो तापमान बिहार में होता है उसका हम लोग इस एक मैप के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पे आपको कलर दिया गया है और इसके अनुसार ही आप देख सकते हैं, यह 49 से 50 डिग्री सेल्सियस का जो कलर है वो ये है। और यहीं पे गया का क्षेत्र भी पड़ता है। इस एरिया में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और ये जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र, यहाँ पे उतनी गर्मी कम पड़ती है। जैसे जैसे आप उत्तर से दक्षिण जाइएगा आपको गर्मी ज़्यादा मिलती है। यह बिहार का तापमान का एक मैप है। ठीक है। बिहार सरकार की ये मैप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में ग्रीष्मकाल की अवधि क्या है? तो अभी हम लोगों ने देखा कि मार्च से मध्य जून तक बिहार में ग्रीष्मकाल की अवधि होती है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? गया, पटना, भागलपुर, भोजपुर। तो बिहार के गया जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में बिहार के पूर्वी भाग में आने वाली चक्रवातीय तूफान को किस नामों से जाना जाता है? ऑप्शन है ए नॉर्वेस्टर, काल बैसाखी, आम्र वर्षा, उपरोक्त सभी। तो इन्हें इन सभी नामों से जाना जाता है। नॉर्वेस्टर भी कहा जाता है, काल बैसाखी भी कहा जाता है और आम्र वर्षा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है जिसका सबसे ज्यादा असर पूर्वी बिहार में पड़ता है? तो अरब सागर में, हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में, उत्तर पश्चिम हिमालय में। तो नॉर्वेस्टर का जो उत्पत्ति होता है वह बंगाल की खाड़ी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल मई महीने में बिहार के मैदानी भागों में जो धूल भरी आंधियां चलती है उसे क्या कहा जाता है? नॉर्वेस्टर, काल बैसाखी, आम्रझाड़ी, लू। तो उसे लू कहा जाता है। और इन सारे प्रश्नों का उत्तर हम लोगों ने व्याख्या में देखा भी था, चर्चा भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवाएं जिसे लू कहा जाता है उसकी रफ्तार कितनी होती है? 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 से 16 किलो प्रति घंटा। तो 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये धूल भरी आंधियां चलती है जिसे लू कहा जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में मानसून का आगमन होता है। बिहार में कब मानसून आता है? मध्य मई में, मध्य जून में, मध्य जुलाई में, मध्य अप्रैल में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, बिहार में मध्य जून तक ग्रीष्म ऋतु रहता है और मध्य जून से ही मानसून का आगमन होता है। और सही उत्तर है ऑप्शन बी, मध्य जून में। और वर्षा ऋतु, खासकर मानसून के बारे में हम लोग व्याख्या के माध्यम से समझ भी लेते हैं, कुछ पॉइंट को नोट कर लेते हैं। बिहार में मानसून का आगमन मध्य जून में होता है। यहाँ जुलाई से अगस्त में अत्यधिक वर्षा होती है। यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा 112 सेंटीमीटर है। ये आपको कई बुक्स में अलग अलग मिलेगा क्योंकि समय के अनुसार ये वर्षा का जो औसत है हल्का, अब ग्लोबल वार्मिंग के चलते थोड़ी चेंज हो रही है, लेकिन एवरेज आपको
अधिकांश बुक में यही मिलेगा और सरकारी डाटा भी यही कहती है। ठीक है। राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में सबसे पहले और सर्वाधिक वर्षा होती है। बिहार के अब उत्तर पूर्वी राज्य कौन हो गया? ये हो गया, मान लीजिए आयताकार बिहार है, तो यहाँ उत्तर पूर्वी इस भाग में सबसे पहले वर्षा होती है और सर्वाधिक वर्षा भी यहीं होती है। राज्य में वर्षा की मात्रा उत्तर से दक्षिण की ओर तथा पूरब से पश्चिम की ओर घटते जाती है। मान लीजिए ये बिहार का मैप है, तो यहां पे आप इधर से इधर आइएगा ना, तो उत्तर से दक्षिण आइएगा तो वर्षा की मात्रा कम होते जाएगी, या फिर इधर से इधर भी चलिएगा तो वर्षा की मात्रा कम होते चली जाएगी। यानी इस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, सबसे पहले वर्षा होती है, इस क्षेत्र में सर्वाधिक कम वर्षा होती है। आपने देखा भी सर्वाधिक गर्मी गया में पड़ती है, और इस क्षेत्र में कम वर्षा होती है, इस क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, वही चीज़ कहा गया है। बिहार के पूर्वी भाग में 200 सेंटीमीटर से अधिक, जबकि पश्चिमी भाग में 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ये एवरेज बताया गया है। बिहार में मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण ही वर्षा होती है। पूरे भारत में भी सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण ही होती है, और बिहार में भी सर्वाधिक वर्षा इसी के कारण होती है। जो राज्य के कुल वर्षा का लगभग 85 से 90% हिस्सा रहता है। बिहार में जो कुल वर्षा होती है उसमें 85 से 90% जो वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही होती है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होता है, जबकि सबसे कम वर्षा पटना के पश्चिमी त्रिकोण भूखंड में खासकर औरंगाबाद में होता है। हम लोग मैप के माध्यम से भी देखेंगे, यहाँ पे चार्ट दिया गया है, मैप में आपको यहाँ पे कलर भी दिखाया गया है कि सर्वाधिक वर्षा ये किशनगंज हमने देखा सबसे पहले, और सर्वाधिक वर्षा इसी क्षेत्र में होता है। और ये हम लोग अगर हमारा बिहार का जो भूगोल से संबंधित पहला वीडियो देखे होंगे तो आपको बिहार के मैप देखने से ही पता चल जाता होगा कि कौन सा जिला कहाँ पे है। तो ये किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होती है, और जो बिहार के पटना का जो दक्षिण त्रिकोण है ना, इसमें सबसे कम वर्षा होती है, और खासकर औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा देखा जाता है। जैसे जैसे इधर बढ़िएगा वर्षा, यहाँ ये येलो कलर है, ये बताता है कि वर्षा इस क्षेत्र में कम वर्षा होती है। ये ब्लू जो कलर है ये बताता है कि सर्वाधिक वर्षा होती है। बाकी आप कलर से अनुसार देख सकते हैं, यहाँ 220 का मीटर पैमाना ये है, 190, 160, 130, 100, 70। अब पूरे बिहार को मैप के अनुसार कहाँ पे कम वर्षा होती है, तो इस मैप को आप याद रखिएगा। यहाँ पे सर्वाधिक ज़्यादा वर्षा और इस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा किशनगंज और औरंगाबाद। ठीक है। अब पूरब से पश्चिम की तरफ वर्षा कम होते जाती है, उत्तर से दक्षिण की तरफ वर्षा कम होते जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा होती है, कितनी होती है? तो हम लोगों ने पिछले प्रश्न के व्याख्या में देखा था कि 112 सेंटीमीटर, कहीं कहीं आपको 121 या कहीं कहीं 125 भी मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होता है? तो मैप के माध्यम से भी हम लोगों ने देखा और व्याख्या के माध्यम से भी मैंने समझाया था, तो इसका उत्तर आप लोग आसानी से दे सकते हैं। तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? ऑप्शन ए, उत्तर पूर्वी बिहार में, उत्तर पश्चिमी बिहार में, दक्षिण पश्चिमी बिहार में, मध्यवर्ती बिहार में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, उत्तर पूर्वी बिहार में सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान किशनगंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप एक बार फिर से देख सकते हैं, ये क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है। अगला प्रश्न, यहाँ पे भी आप उसको समझ सकते हैं, ये क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा वाला, ये क्षेत्र सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। किशनगंज सबसे ज्यादा और औरंगाबाद सबसे कम। अगला प्रश्न, बिहार राज्य के किस भाग में सबसे पहले और सबसे अधिक वर्षा होती है? तो बिहार राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में सबसे पहले और सबसे अधिक वर्षा होती है। हम लोगों ने व्याख्या में इसकी चर्चा कर ली है, और किशनगंज वो क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य में वर्षा की मात्रा उत्तर से दक्षिण की ओर क्या होता है? उत्तर से आप दक्षिण जाइएगा तो वर्षा क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, समान रहता है? उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो उत्तर से दक्षिण जाने पर वर्षा की जो मात्रा है वो घटते चली जाती है। ये ब्लू कलर, ग्रीन कलर होते हुए ये येलो कलर में आके वर्षा जो है वो कम होते चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य में वर्षा की मात्रा पूरब से पश्चिम की ओर
कैसा रहता है, बढ़ता है, घटता है, समान रहता है? तो उत्तर के दक्षिण की ओर जाने पे भी घटता है और पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पे भी घटता है। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में अधिकांश वर्षा किस मानसून के कारण होता है? आपने अगर व्याख्या को अच्छे से सुना होगा तो आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पूर्वी मानसून, दक्षिणी मानसून। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बिहार में, पूरे भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है और बिहार में भी सर्वाधिक अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। और मैंने आपको बताया था कि कितना प्रतिशत के बीच लगभग वर्षा होती है। और अगला प्रश्न भी वही है, आपको मिल जाएगा। बिहार में अधिकांश वर्षा प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है? नॉर्वेस्टर से, चक्रवातों से, बंगाल की खाड़ी के मानसून से, अरब सागर से। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बंगाल की खाड़ी के मानसून से जो मानसून आती है बिहार में, उसी से सर्वाधिक वर्षा होती है और वो है दक्षिण पश्चिमी मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रभाव के कारण बिहार में कुल वार्षिक वर्षा की कितनी प्रतिशत होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से बिहार में जो वर्षा होती है वो टोटल वर्षा का कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शन है आपके सामने 55 से 60%, ऑप्शन बी 65 से 70%, ऑप्शन सी 75 से 80%, ऑप्शन डी 85 से 90%। तो व्याख्या में हम लोग ने देखा था कि 85 से 90% वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से बिहार में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन ए किशनगंज, ऑप्शन बी पूर्णिया, ऑप्शन सी पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन डी कटिहार। सबसे पहले और सर्वाधिक वर्षा उत्तर पूर्वी भाग में होता है और वह पहला क्षेत्र जहां सर्वाधिक वर्षा होती है और सबसे पहले वर्षा होती है वो है किशनगंज। और मेरे जो बिहार के भूगोल का जो पहला वीडियो होगा दोस्तों, आप उसको जरूर देखिएगा। अगर उस वीडियो को आप देख लेंगे तो मैप से संबंधित आपको, मैप को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जिला कहाँ पे है और वो किस प्रमंडल में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का 30वां प्रश्न लेते हैं। बिहार में न्यूनतम वर्षा होती है, कहाँ होती है? किशनगंज में, पटना में, पश्चिमी चंपारण में, औरंगाबाद में। तो ऑप्शन डी है औरंगाबाद में सर्वाधिक, जो पटना के त्रिकोण, दक्षिण में जो त्रिकोण है वहां पे सबसे कम वर्षा होती है, खासकर औरंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्षेत्र है औरंगाबाद, यहाँ पे सर्वाधिक कम वर्षा होती है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगला प्रश्न लेते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून बिहार में कब तक रहता है? मध्य अक्टूबर तक, मध्य सितंबर तक, मध्य नवंबर तक, मध्य जुलाई तक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मध्य अक्टूबर तक दक्षिणी पश्चिमी मानसून बिहार में रहता है। अगला प्रश्न, मानसून प्रत्यावर्तन का काल बिहार में रहता है। मानसून प्रत्यावर्तन का काल होता है मानसून का लौटना, मध्य नवंबर से दिसंबर तक, मध्य अक्टूबर से नवंबर तक, मध्य दिसंबर से जनवरी तक, मध्य जनवरी से फरवरी तक। तो मध्य नवंबर से दिसंबर तक का जो काल होता है वो मानसून प्रत्यावर्तन का काल होता है। अब हम लोग यहाँ पे मानसून प्रत्यावर्तन को भी समझ लेते हैं। लौटता मानसून इसे कहा जाता है। राज्य में मध्य अक्टूबर से नवंबर तक मौसम शीतल एवं सुहावन हो जाता है तथा इस समय हवाएं जो हैं विपरीत दिशा में बहने लगती है, जिसे मानसून प्रत्यावर्तन या लौटता मानसून कहते हैं। इसे शरद ऋतु काल भी कहा जाता है। मानसून प्रत्यावर्तन के समय राज्य के जो मैदानी भाग है, पिछले वीडियो में बताया गया कि मैदानी भाग पूरे क्षेत्रफल का 96% है, 96.26%। ठीक है, उन मैदानी भागों में ठंडी पछुआ और उत्तरी हवाएं चलती है। किससे? तो मानसून प्रत्यावर्तन के काल में कौन सी हवा चलती है? ठंडी पछुआ और उत्तरी हवाएं चलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भागों में किस हवा का जोर रहता है? तो अभी हम लोगों ने देखा कि ठंडी पछुआ और उत्तरी हवाएं मानसून प्रत्यावर्तन के समय, लौटते मानसून के समय चलती है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? बंगाल की खाड़ी से आने वाले चक्रवातों से, लौटते मानसून से, भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से, मानसूनी पवनों से। तो शीतकाल में जो वर्षा होती है वो भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों से होती है। यहाँ पे अब हम लोग शीत ऋतु के बारे में चर्चा करेंगे, व्याख्या में महत्वपूर्ण पॉइंट्स को नोट करेंगे। और शीत ऋतु का काल बिहार में कब से कब तक होता है? नवंबर से फरवरी तक। शीत ऋतु में भूमध्य सागरीय क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले चक्रवाती तूफानों से झंझावातीय वर्षा इस क्षेत्र में बिहार में होती है।
कब? तो शीत ऋतु में। और कहाँ से चक्रवात उठते हैं? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से, और यहाँ पे झंझावात वर्षा कराते हैं। अभी कुछ दिन आपने इस वर्षा को देखा भी था, ओले भी पड़ते हैं इस वर्षा में। यह वर्षा रबी की फसल के लिए लाभदायक माना जाता है। अब रबी गेहूं, चना, मटर, ये सब फसलों को रबी कहा जाता है और इनके लिए ये काफ़ी लाभदायक भी होता है। बिहार में शीत ऋतु का सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी का होता है और हम लोगों ने इस बार अनुभव भी किया। पूरा जनवरी महीना काफ़ी कष्टदायक था। तथा यहाँ का सर्वाधिक ठंडा स्थान गया है। सर्वाधिक गर्म स्थान भी ठंडा गया है और सर्वाधिक गर्म स्थान भी ठंडा गया ही है। इस समय औसत न्यूनतम तापमान जो है रहता है वह 7.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। जब शीत ऋतु आती है खासकर जनवरी के महीने में, तो इसका औसत तापमान इस क्षेत्र का 7.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है और हम लोगों ने अभी उसको महसूस भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में शीत ऋतु में झंझावातीय वर्षा होने का कारण है मानसूनी हवा, चक्रवाती हवा, अरब सागर से उठने वाली हवाएं, हिमालय से आने वाली हवाएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, भूमध्य सागर से उठने वाली चक्रवाती तूफानों के कारण बिहार में शीत ऋतु में झंझावातीय वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ है? तो जो स्थान सर्वाधिक गर्म है वह गया, वही क्षेत्र सर्वाधिक ठंडा भी है। गया सर्वाधिक गर्म और सर्वाधिक ठंडा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग देख भी लेते हैं, ये टेम्परेचर जनवरी के महीने में ये जो कलर है यह सर्वाधिक गर्म होने का बताता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ट के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की जलवायु के दृष्टिकोण से इसे कितने कृषि जलवायु जोनों में बांटा गया है? अब कृषि जलवायु जोन, कृषि के आधार पर इसे कितने जोनों में बांटा गया है? इस बिहार की जलवायु को कृषि के आधार पर कितने जलवायु जोनों में बांटा गया है? ऑप्शन है आपके सामने 2, 3, 4, 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 3। बिहार की जलवायु के दृष्टिकोण से इसे 3 स्पष्ट कृषि जलवायु जोनों में बांटा जाता है, जो है उत्तर पश्चिमी का क्षेत्र, ये हो गया उत्तर पश्चिमी का क्षेत्र, दूसरा है उत्तर पूरब का क्षेत्र, ये हो गया उत्तर पूरब का क्षेत्र, और तीसरा हो गया दक्षिणी क्षेत्र। दक्षिणी क्षेत्र आपको किसी बुक में ना इसको 4 बताया जाएगा, लेकिन दोस्तों ये जोन 3 ही है। जो तीसरा जोन है ना, जो दक्षिणी का क्षेत्र, इसको 2 पार्ट में बांटा गया है, जोन ए और जोन बी। लेकिन ये टोटल जोन 3 ही है, उत्तर पश्चिमी का क्षेत्र, उत्तर पूरब का क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। टोटल 3 जोन है। ये दक्षिणी जोन को 2 पार्ट में बांट दिया जाता है, जोन ए और जोन बी के नाम से। ठीक है, ये हो जाएगा। आप मैप में देखिए, आपको बड़ा मैप से हम दिखाएंगे। मैप से हम लोग देखेंगे, यहाँ पे ये हो गया उत्तर पश्चिम का क्षेत्र, ये पूरा हो गया उत्तर पश्चिम का क्षेत्र। ये फिर यहाँ पे आप कलर भी दिखाया गया है कि जोन 1 में ये आते हैं, फिर जोन 2 में आपका उत्तर पूरब का क्षेत्र आता है, और फिर जोन 3A में आपके ये दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र आता है, और 3B में फिर ये आपका पठारी क्षेत्र आता है। ठीक है, तो जोन 3 ही है, जोन 3 को 2 पार्ट में बांट दिया जाता है। ठीक है, अब इससे हम लोग कुछ प्रश्न देखेंगे, एक चार्ट भी देखेंगे। बिहार में कृषि जलवायु, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जिसको जोन 1 में रखा गया है, और इसके अंतर्गत कुल 13 जिले आते हैं। कौन कौन से? तो मैप में भी आप देखिएगा, अगर पहला वीडियो में मैप अच्छे से देखे होंगे तो आपको याद होगा। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, गोपालगंज और बेगूसराय, ये सभी जो जिले हैं वह जोन 1 के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ औसत वर्षा 104 से 145 सेंटीमीटर के बीच होती है, और यहाँ की प्रमुख फसल गन्ना, धान, गेहूँ, अरहर और मक्का है। दूसरा है उत्तर पूर्वी का क्षेत्र। आप मैप में देखिए, ये उत्तर पूर्वी का क्षेत्र है, और इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? ये जोन 2 के अंतर्गत आता है, और इसमें 8 जिले आते हैं। कौन कौन? पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, अररिया और किशनगंज, ये सारे जोन 2 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उत्तर पूर्वी का क्षेत्र। और यहाँ की औसत जो वर्षा होती है वह 120 से 140 सेंटीमीटर के बीच।
और जो मुख्य फसल है वह जूट, धान, सरसों, मूंग इत्यादि है। दक्षिणी जोन को दो पार्ट में बांटा गया है, जोन 3A और 3B। जोन 3A में 11 जिले और जोन 3B में 6 जिले हैं। जोन 3A में जो 11 जिले हैं वो है बक्सर, भोजपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया और नवादा। और जोन बी के अंतर्गत भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, लखीसराय और शेखपुरा है। और यहाँ का औसत जो वर्षा होती है 90 से 120 सेंटीमीटर के बीच होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा उत्तरी क्षेत्र और सबसे कम वर्षा दक्षिणी क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं, हम लोग प्रश्न के माध्यम से इसको अच्छी तरह इसको सॉल्व भी कर लेंगे। बिहार के किसी जलवायु जोन 1 में उत्तर पश्चिम भाग के कुल कितने जिले आज सम्मिलित है? तो 13 जिले सम्मिलित है और हम लोग मैप के माध्यम से भी इसे देख सकते हैं। ये है टोटल 13 जिलों के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किसी जलवायु जोन 2 में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुल कितने जिले शामिल है? तो हमने देखा था कि 8 जिले शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किसी जलवायु जोन 3A में कुल कितने जिले शामिल है? तो 3A में टोटल 11 जिले शामिल है। और उसी तरह बिहार के किसी जलवायु जोन 3B में कुल कितने जिले शामिल है? तो बच गए आपका 6, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बिहार की जलवायु से संबंधित जो काफ़ी मतलब याद करने समझने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, इसको मैंने कोशिश की है अपने लेवल से आपको अच्छी तरह प्रश्न उत्तर के माध्यम से समझा दूं। उसके बावजूद भी आपको कोई इस वीडियो में कमी रह गई हो तो आप ज़रूर बताइएगा, मैं अगले वीडियो में उसको सुधार करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।